हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्रतिज्ञा सीरीज के अंतर्गत आज हमारा क्लास नंबर 17 होगा और हिंदी साहित्य का ये क्लास होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन भाषा विज्ञान के, कुछ क्वेश्चन आपके व्याकरण के और कुछ काव्य शास्त्र के भी रखे जाते हैं। हिंदी साहित्य का ये क्लास आपका यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB, टीजीटी, पीजीटी को टारगेट करके रखा गया है। तो चलिए, जो भी बच्चा DSSB, टीजीटी, पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहता है तो मैं उनके लिए बता दूं कि प्रतिज्ञा सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं सारे पेपर करा चुकी हूं। 2021 के हमने 11 सेट कंप्लीट किए, 18 के भी हमने 11 सेट कंप्लीट किए हैं। 2015 की बात करें तो टायर 1 टायर 2 दोनों कंप्लीट किए हैं और 14 के भी हमने टायर 1 टायर 2 दोनों ही कंप्लीट किए हैं। और इनकी जो सीरीज है क्वेश्चनों की, लगभग आपकी 3900 क्वेश्चनों की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB, टीजीटी, पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। वहाँ आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगी और जो भी बच्चा आदिकाल का निचोड़ चाहता है तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इस संडे मैं आपको भक्ति काल का निचोड़ कराऊंगी। तो चलिएगा, क्लास को शुरू करते हैं। और आदिकाल वाली भी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है और भक्ति काल वाली क्लास को आप देखना नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। थर्टी क्वेश्चन तक हम क्लास नंबर 16 के अंतर्गत कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्टिंग है। नागार्जुन की भाषा क्या है? नागार्जुन की भाषा खड़ी बोली है और नागार्जुन की काव्य भाषा के विविध रूप और वर्ण है और ये सुधी पाठकों के लिए कविता लिखते थे और आम जनता के लिए भी उनका भाषा संसार संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, खड़ी बोली, मैथिली से लेकर लोकमास की अवधारणा हीन ठेठ गवाही भाषा तक विस्तृत है। नागार्जुन स्वयं को जनकवि कहा है। नागार्जुन ने स्वयं को जनकवि के नाम से बुलाया है, संबोधित किया है और नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है और नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा है और इस कृति पर इन्हें 1968 में साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला है, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नागार्जुन की प्रमुख कविताएं युगधारा है, ये 1992 की है। सतरंगी पंखों वाली 1959 की है। पथराई प्यासी पथराई आंखें ये 1962 की है। तालाब की मछलियाँ 1975। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 की रचना है। हजार हजार बाहों वाली 1981 की है। सारी ही रचनाएं जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिशंकु निबंध किसने लिखा है? त्रिशंकु निबंध बताना है, ये अज्ञे का निबंध है। त्रिशंकु निबंध अज्ञे जी का है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे है और अज्ञे जी के द्वारा लिखित अन्य निबंध है। त्रिशंकु का टाइम 1945, सब रंग और कुछ राग 1956 का है। आत्मनिपद ये 1960 का है। आल बाल 1971 की है। लिखी कागद कोरे 1972 का है। अद्यतन 1977 का है। केंद्र और परिधि ये 1948 का है। छाया का जंगल ये 1984 का है और संवृत भवंती निराला द्वारा लिखित निबंध है। प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, चाबुक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु के जो विद्या गुरु थे वे कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। और भारतेंदु प्रमुख कश्मीर कुसुम, उदय पुरोदय और कालचक्र, ये बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है आदि इनके क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। और रघुवीर शाही ने मौन नामक निबंध की रचना की है। 33 नंबर क्वेश्चन, सन 1925 में कौन सी पत्रिका आरंभ हुई? सन 1925 में कौन सी पत्रिका आरंभ हुई थी? कल्याण। कौन सी पत्रिका थी? कल्याण। कल्याण का जो पत्रिका का प्रारंभ होता है वो 1925 में होता है और कल्याण पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। चांद पत्रिका ये सन
1920 में प्रयाग से प्रकाशित होती थी। चांद पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन सन 1909 में हुआ। यह प्रयाग से प्रकाशित होती थी और मर्यादा पत्रिका के संपादक जो हैं ये कृष्णकांत मालवीय थे। यह एक मासिक पत्रिका थी। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन सन 1922 में लखनऊ से हुआ। माधुरी पत्रिका के संपादक दुलारे लाल भार्गव हैं और हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंत मातरण ये 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर के संपादक में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उद्दंत मातरण के प्रकाशन दिन के आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी का जो पहला सुसंगठित दैनिक पत्र है वो भारत मित्र है। क्या नाम था? जो पहला सुसंगठित दैनिक पत्र आया था हिंदी का, उसका नाम था भारत मित्र। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का एक पत्र साहित्य है। हिंदी का एक पत्र साहित्य कौन सा है ये बताना है, तो वो है चिट्ठी पत्री। चिट्ठी पत्री एक पत्र साहित्य है और चिट्ठी पत्री 2 भाग में है। सन 1962 में प्रकाशित हुआ था और इस पत्र के जो साहित्य, इस पत्र साहित्य के संकलनकर्ता अमृत राय हैं। हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशीराम ने सन 1904 में प्रकाशित करवाया। पत्र साहित्य की वह विधा है जिसके द्वारा मनुष्य समाज में रहते हुए भी अपने भावों और विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करना चाहता है। इसके लिए वह पत्रों का सहारा लेता है। हिंदी के प्रमुख पत्र व संकलनकर्ता इस प्रकार से हैं। ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार, ये पत्र संग्रह है और 1909 इसका समय है। इसके जो संकलनकर्ता थे वो भगवत दत्त थे। पत्रावली की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस इसके संकलनकर्ता थे। साहित्यिकों के पत्र ये 1958 की रचना है, 58 का संकलन है और इसके जो संकलनकर्ता थे वो किशोरीदास वाजपेयी थे। फाइल और प्रोफाइल 1968 की है। ये पांडे बिचन शर्मा उग्र हैं इसके संकलनकर्ता। क्वेश्चन नंबर 35, जिंदगी मुस्काई किसका संस्मरण है? जिंदगी मुस्काई ये जो है कन्हैया लाल प्रभाकर जी का संस्मरण है। पूरा नाम इनका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है और ये रचना आपकी 1953 की है। महादेवी वर्मा का प्रथम संस्मरण, महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है वो पद के साथ ही है। ये 1956 की है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है। पदम सिंह शर्मा का संस्मरण है पदमराग, ये 1929 की रचना है। प्रबंध मंजरी भी इन्हीं का संस्मरण है। सहज आत्मीयता तथा गंभीरता पूर्वक किसी व्यक्ति, घटना, वस्तु आदि का पूर्ण रूपेण संस्मरण करना। स्पष्ट है कि इस विधा का मूल आधार संस्मरण या फिर स्मृति है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण इस प्रकार से हैं। कुछ संस्मरण और उनके लेखक दिए गए हैं। झलक 1938 का है और शिव नारायण टंडन इसके लेखक हैं। बापू की बात करें तो ये 1940 की रचना है और घनश्याम दास बिड़ला इसके लेखक हैं। हमारे आराध्य ये 1952 की है। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके लेखक हैं। टूटा तारा 1940 की रचना है। राधिका रमन प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं। यादों की तीर्थ यात्रा ये 1981 की रचना है और विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। चिड़िया रैन बसेरा ये 2002 की रचना है और विद्यानिवास मिश्र जो हैं इसके लेखक हैं। 36 की रचना देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कवि न हो नहीं चतुर काहू, कवि न हो नहीं चतुर काहू, मति रूप राम गुण गाऊ। यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बताना है 36 नंबर क्वेश्चन में कि ये पंक्ति जो है आपकी किसकी है। और ये तुलसीदास जी ने कहा था। राइट आंसर आपका तुलसीदास बन जाता है यहाँ पर। ये पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। रामचरितमानस से उद्धृत पंक्ति है और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं या 7 सोपान भी इनको बोलते हैं कांडों को, जिनका क्रम इस प्रकार से है। बालकांड पहले नंबर पर आता है, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये इनका कर्म है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है और इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान करी है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित लोकमंगल के लिए भी की है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस
तुलसीदास जी ने जो सर्वप्रथम मानस है वो रसखान को सुनाया था। रामचरित मानस को किसको सुनाया था? उन्होंने रसखान जी को सुनाया था। तुलसीदास के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि। जयसीकृत प्रमुख ग्रंथ हैं। जयसीकृत जो प्रमुख ग्रंथ है वो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि है। सूरदास के द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? सूरदास जी के द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इनकी प्रमुख कृति सुजान सागर, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान की जो है प्रमुख कृति कौन सी है? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर किसको स्वीकार करता है? प्रयोगवादी कवि जो है वो भावुकता के स्थान पर किसे स्वीकार करता है? तो ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करता है। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करता है और प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो अज्ञे के द्वारा संपादित तारसप्तक 1943 के प्रकाशन के साथ हुआ है। तारसप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। अज्ञे ने तारसप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद को परिवर्तित करने का जो श्रेय है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है और ये कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। प्रयोगवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य और दूसरा है बौद्धिकता का प्राधान्य। नेक्स्ट है इसमें यथार्थवाद का आग्रह है और निराशावाद, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद क्या है? शैलीगत विद्रोह है। और रघुवीर साहे लिखते हैं कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। क्या है? कलात्मक अनुभव का क्षण है। और 38 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रेखाचित्र रामरक्स बेनीपुरी का है? रामरक्स बेनीपुरी का रेखाचित्र बताना है कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर होता है माटी की मूर्तें। रामरक्स बेनीपुरी ने लिखा है माटी की मूर्तें। रामरक्स बेनीपुरी के प्रमुख रेखाचित्र लाल तारा, ये 1937 का है। माटी की मूर्तें 1946 का है। गेहूं और गुलाब, ये 1950 का है। मील के पत्थर है इनका रेखाचित्र। अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। रेखाएं बोल उठी, ये 1949 ईस्वी का है। देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा रचित रेखाचित्र है। कुल्ली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 39, मात्रिक छंद में निम्न में से मात्रिक छंद में किसने समस्त काव्य की रचना की थी? मात्रिक छंद में किसने की थी समस्त काव्य की रचना? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है सुमित्रानंदन पंत। पंत जी ने इसमें की थी मात्रिक छंद में काव्य की रचना। और पंत के बचपन का नाम था गुसाईदत्त। इनका जो जन्म है वो 1900 में हुआ था और कौसानी अल्मोड़ा में इनकी मृत्यु 1977 में इलाहाबाद में हुई थी। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इसकी संज्ञा मिली है प्रकृति का सुकुमार कवि। और इनके द्वारा रचित जो प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, ये 1916 की रचना है। पंत के द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं उच्छ्वास 1920 की रचना है, ग्रंथि 1920 की है, वीणा 1927 की और पल्लव 1928, गुंजन 1932 ईस्वी की है। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना की है। अगर महाकाव्य पूछ लिया जाता है पंत जी का तो वो है लोकायतन। एंड नेक्स्ट, गांधी के जीवन पर आधारित है। ये जो लोकायतन है ये रचना गांधी जी के जीवन पर आधारित है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अज्ञे के द्वारा रचित काव्य संग्रह है भगनदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा, अहेरी आदि। केदारनाथ सिंह के प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है? केदारनाथ सिंह की जो है भाई अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारा शादी इनकी प्रमुख काव्य कृति है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। मेरा शुद्र व्यक्तित्व रुद्ध है, सीमित है, आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में,
मेरा शुद्र व्यक्तित्व, रुद्र है सीमित है आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में। तो ये किसकी है? ये है नागार्जुन जी की पंक्ति। इन पंक्तियों के रचनाकार नागार्जुन हैं और नागार्जुन के काव्य में सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर उनके विचार साम्यवादी सिद्धांतों के अनुरूप व्यक्त हुए हैं। नागार्जुन साम्यवादी जीवन दर्शन के समर्थक हैं। यथार्थ चित्रण, इसके साथ ही स्वयं भीषण परिस्थितियों से गुजरकर होने वाली अनुभूतियों का अंकलन भी है। नागार्जुन 1911 और से लेकर 1998 तक इनका जन्म माना जाता है जीवन काल, और इनका जो जन्म है वो तरूनी दरभंगा बिहार में हुआ। इनके पिता गोकुल मिश्र तथा माता का जो नाम है वो उमा देवी था। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। क्वेश्चन नंबर 41, मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्य कृति जो कि संवत 1967 में प्रकाशित हुई थी कौन सी है? कौन सी है इनमें से? रंग में भंग। राइट आंसर, रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्य कृति रंग में भंग जो कि 1967 में प्रकाशित हुई वो रंग में भंग है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत 1905 की है। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है। कविता का अगर जिक्र होता है, कविता को पूछा जाता है तो वो हेमंत है, और काव्य संग्रह को अगर पूछा जाता है तो रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया था। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य कृतियाँ किसान, सिंहराज, भारत भारती, जय भारत, साकेत, विष्णु प्रिया, यशोधरा आदि है। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी की रचना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह है और श्रृंगार लहरी के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक प्रसिद्ध कृति है। कुसुम 1939 ईस्वी की है रचना। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 42, भरत मुनि के कथना अनुसार किस रस के स्थायी को अभिनय में दिखाना संभव नहीं है? किस रस के स्थायी को अभिनय में दिखाना संभव नहीं है? तो वो शांत रस है। भरत मुनि के कथनानुसार शांत रस के स्थायी को अभिनय में दिखाना, स्थायी भाव को अभिनय में दिखाना ये संभव नहीं है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है और भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटकों के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है, और इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 के ही है, यानी कि 49 मानी है भावों की संख्या, जिसमें से 33 संचारी भाव हैं, 8 स्थायी भाव हैं और शेष 8 जो हैं वो सात्विक भाव हैं। संचारी भावों को भरत मुनि ने व्याभिचारी भाव कहा है। क्वेश्चन नंबर 43, कबीर के दूसरे गुरु कौन थे? कबीर के दूसरे गुरु बताना है कौन थे, और वे थे शेख तकी। राइट आंसर, शेख तकी। कबीर के दूसरे गुरु शेख तकी थे। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था और दूसरे गुरु की अगर बात होती है तो वो शेख तकी। कबीर का जन्म ये 1398 में माना जाता है, 1398 में माना जाता है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1518 को हुई थी। काशी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी मगहर में। इनके पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल तथा कमाली था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। कबीरदास संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की। स्वामी रामानंद स्वामी के गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद स्वामी ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 44, जायसी की भाषा और शैली क्या है? जायसी की भाषा और शैली ठेठ अवधी और दोहा चौपाई है। जायसी की भाषा ठेठ अवधी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसीलिए ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों से कई बातों में विभिन्नता है। जायसी सूफी फ़कीर शेख मोइनुद्दीन मोहिदी या फिर मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे। ये अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे और यही कारण था कि इन्हें जायसी कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि जायस नगर का निवासी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? जायसी, इनका नाम पड़ा था। जायसी कृत महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि।
जयसीकृत पद्मावत में 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत और नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। रासो नाम किस शब्द से बना है? रासो नाम जो है ये किस शब्द से बना है? तो ये बना है रसायन शब्द से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत किया है और विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। गारसा दत्तासी ने राजस्यु शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। हरप्रसाद शास्त्री इसकी उत्पत्ति राजयस्य मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रासक से मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये रसायन या रास या फिर रासो, 3 शब्द इन्होंने दिए, रसायन, रास और रासो, इनसे इसकी उत्पत्ति मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ये रास से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासक शब्द से मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त जो है ये रासक, रास, रासा, रासो इनसे मानते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, सुजान रसखान में किस विषय पर कवित सवैया है? सुजान रसखान में किस विषय पर कवित सवैया है? तो यहाँ जो कवित सवैया है वो कृष्ण विषयक है। सुजान रसखान में कृष्ण विषयक पर कवित सवैया का प्रयोग किया गया है और सुजान रसखान की प्रमुख कृति है। सुजान रसखान जो है ये रसखान की प्रमुख कृति है। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान की प्रमुख कृतियाँ सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि हैं। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानित है दिल्ली में 1533 ईस्वी में और मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास का नाम बताना है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बनता है विव्रत। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास क्या है? विव्रत। विव्रत उपन्यास ये 1953 ईस्वी का है और विव्रत उपन्यास में भुवन मोहिनी तथा जितेन की प्रेम कथा का वर्णन है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा, अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विव्रत, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि। अप्सरा की बात करते हैं। अप्सरा 1931 की रचना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये उपन्यास है। टूटे कांटे वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। लगन वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित सामाजिक उपन्यास है। 48 नंबर क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर किसने इन्हें डिलिट की उपाधि है, यानी कि किसने इन्हें डिलिट की उपाधि दी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विद्वता से प्रभावित होकर किसने इन्हें दी है ये उपाधि डिलीट की? तो ये बताना है हमें 48 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर बनता है लखनऊ विश्वविद्यालय। राइट आंसर क्या बनेगा? लखनऊ विश्वविद्यालय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विद्वता से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि जो है प्रदान की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है ये 1979 में होती है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा और ओजवालिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध का हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार हैं। तो इनको किस किस रूप में जाना जाता है? निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में और उपन्यासकार के रूप में। द्विवेदी जी को 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी के द्वारा रचित आलोक पर्व हिंदी के लिए आलोक पर्व निबंध के लिए 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आलोक पर्व निबंध के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1973 ईस्वी में। द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्रवा और अनामदास का पोथा। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लीजिए। जब वल्लभाचार्य से सूर की भेंट हुई तब उन्होंने किस प्रकार के पद
सुनाए। जब वल्लभाचार्य से सूरदास जी की भेंट होती है तब पूछा जा रहा है कि उन्होंने किस प्रकार के पद सुनाए थे। तो उन्होंने जो पद सुनाए थे वो विनय संबंधी पद सुनाए थे। राइट आंसर विनय हो जाएगा, विनय संबंधी पद। आगे चलते हैं। वल्लभाचार्य की सूर से भेंट हुई तब उन्होंने विनय संबंधी पद सुनाए थे और वल्लभाचार्य सुल्तान किरदार लोदी तथा बाबर के समकालीन थे और शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य इनकी भक्ति पुष्टि मार्ग की भक्ति है और सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व दास्य भक्ति के पद गाते थे। अष्टछाप में दीक्षित होने के पश्चात ये साख्य भाव के गीत गाने लगे और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सूर कहे के गिज्ञात है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? 50 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की जो कृति नहीं है वो है प्रेम पथिक, इनकी कृति नहीं है। बाकी चंद्रहास, त्रिपथगा, सिद्धराज इनकी कृति है, लेकिन प्रेम पथिक इनकी कृति नहीं है। प्रेम पथिक 1913 की रचना है और ये जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। प्रसाद कृत प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अनुवाद खड़ी बोली काव्य भाषा में किया गया। चंद्रहास, त्रिपथगा, सिद्धराज गुप्त जी की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं साकेत 1931 की रचना, भारत भारती 1912, झनकार 1929, द्वापर 1936, हिंदू 1927, पंचवटी 1925, वैतालिक जो है ये आदि इनकी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने मार्क्सवाद की पुत्री जैनी पर जियानी नामक काव्य लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप नाम से अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी रचना रामविलास शर्मा की है? रामविलास शर्मा की रचना बताना है तो प्रगति और परंपरा जो है ये रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा छायावादोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार हैं। रामविलास शर्मा ने विचार और चिंतन प्रधान निबंध लिखे हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है प्रगति और परंपरा, ये 1949 का है। साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी की है। भाषा, साहित्य और संस्कृति 1954 का है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये 1954 का है। आस्था और सौंदर्य ये 1961 का है। परंपरा का मूल्यांकन ये 1981 का है। आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये 1942 नंदुलारी वाजपेयी जी का निबंध है और मौर्य विजय ये 1914 की रचना है। अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 52, बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराज की आंखें खुल गई। महाराज कौन थे? बताना है कि वे महाराज कौन थे। महाराज थे जयसिंह। जयसिंह के जैसे ही दोहे पढ़ते हैं जयसिंह जी बिहारी के तो वे एकदम से अपनी आंखों को खोलते हैं। कहा जाता है कि वो वापस अपने कार्य में लीन हो जाते हैं। तो बिहारी शाहजहाँ के समकालीन थे और राजा जयसिंह के राजकवि थे और राजा जयसिंह ने अपने विवाह के बाद अपनी नववधु के प्रेम में राज्य की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। राजा जो जयसिंह थे उनका जैसे ही विवाह हुआ था तो वे अपनी नववधु से इतना प्रेम करते थे कि राजकाज को भूल ही गए थे। तब बिहारी ने उन्हें यह दोहा सुनाया कि ना ही प्राग ना ही मधुर मधु ना ही विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। कहते हैं कि यह दोहा सुनकर महाराज की आंखें खुल गई और वह पुनः अपने राजकार्य को देखने लगे थे। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, पद्मावत में किन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है? पद्मावत में बुद्धि का, रागात्मकता का और कल्पना तत्व का प्रतिपादन किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत ये 1940 ईस्वी की रचना है। को निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी परंपरा की प्रौढ़तम काव्य माना जाता है और इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एक सिंहल की राजकुमारी पद्मावत के प्रेम, विवाह और विवाह उत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप में हुआ है। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं और इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। कवित और भावजन्य की दृष्टि से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। पद्मावत के सौंदर्य, नागमती के विरह, रतनसेन के साहस, त्याग और शौर्य की
व्यंजना इसमें अत्यंत प्रेम भावोत्पादक, अत्यंत जो प्रभावोत्पादक शैली में हुई है। ठीक है। और भारतीय काव्य, कथा काव्य की प्राय सभी रूढ़ियों और प्रवृत्तियों की नियोजन इसमें सफलतापूर्वक हुआ है। पद्मावत की भाषा अवधी है। छंद योजना में नियमित रूप में चौपाई और दोहों में इसका प्रयोग हुआ है। जैसी कृत प्रमुख कृतियाँ अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा है। 54 नंबर क्वेश्चन, किसने केशव को 21 ग्राम दान में दिए? कौन है जिसने केशव को 21 गांव दान में दिए हैं? तो 54 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने केशव दास जी को 21 गांव दान में दिए थे। राजा इंद्रजीत सिंह ने ही केशव को 21 गांव दान में दिए थे। आचार्य केशव का जन्म 1555 में ओरछा में हुआ था। ये और केशव जो है ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र महाराज इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि और मंत्री गुरु आदि थे। इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें 21 गांव दान में दिए गए थे। केशव अलंकारवादी राम भक्त कवि थे और इनकी भक्ति गृहस्थ जीवन की भक्ति थी। इनकी काव्य शैली दो रूपों में है, जैसे एक मुक्तक काव्य शैली और दूसरा प्रबंध काव्य शैली में विभक्त है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा को अपनाया है, जिस पर एक और बुंदेलखंडी का प्रभाव है तो दूसरी ओर तत्सम शब्दावली का प्रभाव है। केशव की जो प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन भावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता आदि। केशव की रामचंद्रिका रीतिकालीन संवाद योजना की सर्वोच्च रचना मानी जाती है। रामचंद्रिका में छंदों की विविधता के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत तथा हृदयहीन कवि कहा है। मिथक के माध्यम से युग सत्य को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि। तो ये कौन है? ये हैं आपके विष्णु खरे। इनका नाम क्या है? विष्णु खरे हैं। और इन्होंने मिथिक के माध्यम से युग सत्य को सजीव व साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि धर्मवीर भारती हैं। और धर्मवीर भारती, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ जो है बेटा ये विष्णु खरे नहीं, धर्मवीर भारती को आपको लगाना है। ठीक है, ये विष्णु खरे बाय मिस्टेक बोला गया, धर्मवीर भारती इसका राइट आंसर है। ठीक है, धर्मवीर भारती का जो जन्म है ये 1926 में होता है और इनकी मृत्यु 1927 इनका जो समय माना जाता है 1926-27 से, ये कन्फ्यूजिंग समय है इनके जन्म का, तो इसे माना गया है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। प्रारंभ में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे और 1987 तक धर्मयुग पत्रिका, जो धर्मयुग पत्रिका है, इसके संपादक रहे हैं। कवि के साथ साथ ये विशिष्ट कथाकार, नाटककार और समीक्षक भी थे। धर्मवीर भारती के आरंभिक कविताएं बहुत कुछ किशोर भावुकता से युक्त हैं। इन कविताओं में लोक जीवन या फिर परिवेश की मस्ती और उल्लास के स्थान पर उदासी, सूनापन और अधिक उभरता है। और धर्मवीर भारती के काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता उसकी मूर्तता, पारदर्शिता और उनके परिवर्तित गंभीर और चिंतन सलित काव्य में लक्षित होती है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। धर्मवीर भारती प्रेम के कवि हैं और भारती जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपका ठंडा लोहा ये 1952 की है, अंधा युग 1955 की है, कनुप्रिया ये 1959 की, 7 गीत वर्ष ये 1959 की है, देशांतर और प्रेमथ्यु युग इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। देशांतर काव्य संग्रह है, विदेशी कविताओं का संग्रह है। और प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यु एक युगानी पौराणिक पुरुष है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता कौन है? प्राकृत पेंगलम बताना है और इसके संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर। राइट आंसर क्या हो जाता है? लक्ष्मीधर। 57 नंबर क्वेश्चन, दूसरे महायुद्ध के बाद अज्ञे ने अपना एक मासिक पत्र चलाया, उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रतीक। दूसरे महायुद्ध के बाद में प्रतीक को चलाया और इसका समय 1947 है।
मासिक पत्र था ये। अज्ञे का जन्म 1911 और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में कासिया देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अज्ञे का जीवन ययावरी क्रांतिकारी रहा और कवि के साथ साथ ये प्रख्यात कथाकार, समीक्षक और चिंतक विचारक भी थे। अज्ञे की पत्रकारिता के क्षेत्र में दीनमान प्रतीक संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। प्रयोगवाद के प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया और प्रतीक प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। तार सप्तक ये 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, पुष्पकारिणी 1959, रूपाम्बरा 1960 अज्ञे द्वारा संपादित काव्य संकलन है। अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक और नई कविता का जनक कहा जाता है। दूसरा तार सप्तक 1951 में अज्ञे ने प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र किया है। अज्ञे ने कितनी नावों में कितनी बार 1967 कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया और अज्ञे ने वत्सल फाउंडेशन नामक जो साहित्यिक संस्था है इसकी स्थापना की है। 58 नंबर क्वेश्चन, छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्व में क्या देखते हैं? उनको क्या दिखता है? छायावादी कवि जो हैं विश्व के संपूर्ण तत्व में क्या दिखते हैं? तो इन्हें प्राणों की छाया। छायावादी काव्य व्यक्तिनिष्ठ और कल्पना प्रधान है। प्रसाद, निराला आदि कवियों ने अधिकतर अपनी सुख दुखमयी अनुभूति को ही मुखर किया है। छायावाद कवियों ने प्रधान रूप में प्रणयन और अनुभूति को ही व्यक्त किया है। उनकी कविताओं में प्रणयन में संबंध विधि, मानसिक आस्था की आशा, आकुलता, आवेग, तल्लीनता, निराशा, पीड़ा, स्मृति, विषाद आदि का अनुभव ही मार्मिक चित्रण मिलता है। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद के संबंध में कहा है कि मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। मुकुटधर पांडे के लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना है। मुकुटधर पांडे को छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। छायावाद के कवि जो हैं वो चातुष्टय कवि हैं। चातुष्टय के अंतर्गत कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। चार स्तंभ भी इनको कहा जाता है। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा माना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत ये विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये महेश माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासों में प्रधान रस क्या है? पृथ्वीराज रासों में प्रधान रस है वीर रस। पृथ्वीराज रासों में प्रधान रस वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। चंद जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। रामचंद्र शुक्ल चंद्रप्रदायी को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि मानते हैं। चंद्रप्रदायी ने इस ग्रंथ में अनेक घटनाओं का समावेश किया है तथा कुछ घटनाएं बाद में भी चरणों में जोड़ी गई हैं, जिससे ऐसा लगता है कि यह एक घटना कोश परंतु समस्त घटना चक्र के भीतर कवि ने अपनी नियोजित रूप में विस्तार किया है। अतः इसे महाभारत की तरह एक विशाल महाकाव्य माना जा सकता है और इस काव्य में दो रस प्रमुख है, श्रृंगार और वीर। ये दोनों ही रस पृथ्वीराज चौहान के चरित्र के दो पार्श्व उन्मुक्त करते हैं और वह जितना वीर है उतना ही श्रृंगारी प्रेमी भी है। कवि ने एक ओर तो युद्धों का वर्णन में वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है, वहीं दूसरी ओर रूप, सौंदर्य और प्रेम के भी सरस चित्र उरेके हैं। नारी दोनों रसों में केंद्रक है। उसे पाने के लिए युद्ध होते हैं और पा लेने पर जीवन में विलास पक्ष अपनी पूरी रमणीयता के साथ उभरता है। क्वेश्चन नंबर 60 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, नाभादास के किस शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं? नाभादास जी किस शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो नाभादास जो हैं ये राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि थे। इनका जन्म अनुमानित 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था। नाभादास हिंदी के भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात इन्होंने किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। जॉर्ज गियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया और नाभादास ने संवत
1642 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों के जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 300 छप्पियों में कहा गया है, 300 छप्पियों के अंतर्गत कहा गया है। और सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित सवैये में लिखी है। नाभादास ने रामचरितमानस से संबंधित 2 अष्टयामों की रचनाओं को, जो कि संस्कृत और चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति तथा रसिक भावना को लेकर की है। तो कैसी आपको क्लास लगी आज की ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में, और संडे में मत देखना भूलिएगा हमारे भक्ति काल का निचोड़। चलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।